हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में स्टडी की थी, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखेंगे। दो समान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य नॉन पोलर सहसंयोजक बनता है। क्लियर है? अगर उनकी विद्युत ऋणता समान है तो उसमें किसी भी टाइप का चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर, उस पर दोनों का समान सहभागिता होगी, तो उस स्थिति में अपने सहसंयोजक बंध बनेगा, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि गैसें। लेकिन जब सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के हों, तो उसमें क्लियर है कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण उसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा, जैसे HF, HCl। हालांकि है तो ये भी सहसंयोजक बंध, लेकिन उसमें थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। सहसंयोजक बंध को यह नाम लैंग्यूमर ने दिया। आयनिक बंध के विपरीत सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है, क्योंकि यह कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है और कक्षक स्वयं दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक मतलब कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से चार्ज का सेपरेशन होता है, जबकि S में तो नहीं होता है, लेकिन p ऑर्बिटल में इसके लोब में पॉजिटिव और नेगेटिव शो होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व कथनांक कम होते हैं। साधारणतः यौगिक अपनी अध्रुवीय ही होते हैं, पोलर है ही नहीं, के कारण अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। इस तरह से हमने सहसंयोजक बंध की एक अवधारणा को देखा। अब देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 1927 में हिटलर व लंदन ने इसे प्रपोज किया। बाद में 1931 में इसको पॉलिंग व स्लैटर ने इसका सुधार किया। उसके बेस पे इसके कुछ कंसेप्ट दिए गए, जिसको हम स्टडी करते हैं। कि पहले इसकी कुछ अवधारणाएं हैं। फर्स्ट, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध में हिस्सा लेंगे, अतः सहसंयोजक बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणुओं में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि यह अगर न्यूक्लियस है तो इसमें कितने भी शेल उपस्थित हो, लेकिन जो वैलेंस शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? बंध निर्माण में। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल्स भी होंगे वो भी आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। अतः अतिव्यापन जितना होगा उतना ही प्रबल बॉन्ड बनेगा। बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होना चाहिए। यदि परमाणु की ग्राउंड स्टेट में उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो तो परमाणु क्या करता है? एक्साइटेड स्टेट में आके उसके बंध हेतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। जैसे कि ये देखिए, कार्बन में ग्राउंड स्टेट यानी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में देखिए 2s2 2p2 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4। तो उसके लिए इसमें एक्साइटेड स्टेट में देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होके नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाता है और इसमें 4 अपने बंध के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। बंध निर्माण के बाद दोनों इलेक्ट्रॉनों में अंतर नहीं रहता, अर्थात हम नहीं कह सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, यानी कि ये जो चारों अपने ऑर्बिटल्स हैं ये सेम एनर्जी के हो जाते हैं और ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से एक्सचेंज एनर्जी उत्पन्न होती है ना, और वही एक्सचेंज एनर्जी इस बॉन्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, बंध निर्माण के बाद भी परमाणु अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए इसमें हाइड्रोजन अणु का बनना बताया गया है। इससे देखिए, अगर एक हाइड्रोजन अणु के निर्माण में दो परमाणु हाइड्रोजन HA व HB
ए और एच बी अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कहा, 1 और 2 से डिनोट किया। तो इनका तरंग फलन क्या हो गया, साई ए एच के रिस्पॉन्स में और साई बी जो है एच बी के रिस्पॉन्स में, है ना। तो ये अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आएंगे तो इनमें दो फोर्स कार्य करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स किसका होगा, एच ए तथा एच बी से संबंधित जो न्यूक्लियस है, तो आकर्षण बल एच ए के नाभिक इलेक्ट्रॉन 1 और 2 तथा नाभिक बी और इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के मध्य कार्य करेगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में 1 और 2 और बी में भी 1 और 2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। प्रतिकर्षण बल क्या होगा, नाभिक ए और बी तथा इलेक्ट्रॉन 1 और 2 यानी सेम एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तो उसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इस प्रकार समीप आते हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होने लगता है और एक निश्चित दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस R0, उस पर आकर प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल संतुलित हो जाएंगे और उसी स्थिति में क्या होगा, एक बॉन्ड का निर्माण होगा। इन दोनों के बॉन्ड फॉर्मेशन में दो स्थितियां होंगी कि उनके स्पिन या तो एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो। अतः दो स्थितियां हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम दिशा में होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होने से सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस स्थिति में बॉन्ड नहीं बनेगा और उसको हमने इस डायग्राम में कर्व 1 से दर्शाया है। और यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है तो तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी और एक निश्चित दूरी जो हम देख रहे हैं R0, वहाँ पर ऊर्जा न्यूनतम होगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको हम इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए R दूरी जो है इस पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है सबसे कम है, जबकि सेम स्पिन होने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ बॉन्ड नहीं बनता। इस प्रकार बंध निर्माण के बाद ये पहचानना कठिन हो जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन HA का है और कौन सा HB का है। यदि HA व HB से संबंधित इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो H2 की सहसंयोजक संरचनाएं कैसे हो जाएंगी, HA के पास 1, HB के पास 2, या फिर दूसरा HA के साथ 2 वाला इलेक्ट्रॉन और HB के साथ 1 वाला। तो इनके वेव फंक्शन भी देखिए, साई 1 क्या हो गया, साई A1 और साई B2। और साई 2 हो गया साई A2 और साई B1, जहाँ साई A और साई B जो है इसका क्या है, वेव फंक्शन। परंतु इनमें हाइड्रोजन परमाणु को यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता। अतः इसका जो वास्तविक तरंग फलन होगा वह होगा साई इक्वल्स टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। तो टोटल साई C1 साई A1 डॉट साई B2 प्लस C2 साई 2 फिर साई A2, इस तरह से। यहाँ C1 और ये C2 जो हैं वह मिक्सिंग कोएफिशिएंट है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए C1 जो होगा प्लस माइनस C2 होता है। तो C1 इक्वल्स टू 1 है तो C2 भी प्लस माइनस होगा। और इस इक्वेशन को C1 में अगर अपन 1 रख दे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साई S जो है वह हो गई साई 1 एंड साई 2 और साई A जो है साई 1 माइनस साई 2, अर्थात साई S की वैल्यू हो गई साई 1A प्लस साई B2 प्लस साई A2 डॉट साई B1 और साई A जो हो गया वो हो गया साई A1 डॉट साई B2 माइनस साई A2 और साई B1।
यहाँ पर देखिए साई ए जो है ये वाला, ये नॉन बॉन्डिंग अवस्था में लगने वाले प्रतिकर्षण को दर्शाता है, जबकि साई एस जो है आकर्षण बल को दर्शाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन अणु के लिए बॉन्ड एनर्जी तथा बॉन्ड डिस्टेंस का कैलकुलेशन किया गया, जो आया 72 किलो कैलोरी पर मोल और बॉन्ड डिस्टेंस 0.80 एंगस्ट्रॉम आई। और इस वाली ऊर्जा से हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट किया। तो इस तरह से हमने आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर किस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है इसको स्टडी किया, और साथ ही हमने बॉन्ड डिस्टेंस को या बंध दूरी को बॉन्ड से रिलेट किया, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड या मतलब उसकी स्पिन की कितनी सारी वो पॉसिबिलिटीज़ है वो देखी, बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से फोर्स वर्क करते हैं इन सब का स्टडी किया। साथ ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के स्टडी के लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हमने ढंग से स्टडी किया। अब इसमें यह सिद्धांत हालांकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन इसको भी कई थ्योरीज के द्वारा सुधारा गया, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और इसके लिए इसकी लिमिटेशंस भी कुछ दी गई हैं कि यह सभी जगह पर तो हम इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन कई ऐसी बात होती है जहाँ इनको हम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इसके द्वारा हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनकी स्टेबिलिटी है ना, और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उनमें बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन या रेजोनेंस हाइब्रिड, इन सब को हम नहीं समझा पाए थे। तो ये सब चीज़ें इसकी लिमिटेशंस में आती हैं, जिन्हें हम ढंग से स्टडी करेंगे। थैंक यू।